बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं एसएस प्री 2025 की तैयारी के लिए आपको ये वीडियो बनाया हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्री का एग्जाम्स मेन से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यदि हम प्री ही ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वो प्री क्लियर यदि नहीं होगा तो फिर मेंस में हमें बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। तो प्री की तैयारी मेंस से भी ज़्यादा ताकत लगा के करनी चाहिए। प्री का जो एग्जाम्स होने वाला है 2025 का, वो जनवरी में होने वाला है। 2025 का जो एग्जाम्स का डेट है वो ऑलमोस्ट सभी ऑफिसेज में सबको बताया जा चुका होगा। 2025 जो प्री का एग्जाम है वो जनवरी में होने वाला है और ये एग्जाम हेड क्वार्टर्स द्वारा सेंट्रली कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। हमें जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे क्लासेस में पढ़ते हैं उनके द्वारा हमें जो मिला है उसी के बेस पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जो भी हेडक्वार्टर ऑफिस से, सीएजी हेडक्वार्टर ऑफिस से जो भी नोटिफिकेशन आता है और आपके ऑफिस में जो भी इंस्ट्रक्शंस या ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं उसके अनुसार ही आपके एग्जाम्स होंगे। हाउएवर जो हमें पता चला है, जो हमारे कैंडिडेट्स के थ्रू, उसके बेस पे मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये 100% श्योर नहीं है कि एग्जाम्स कैसे क्या होगा। आप नोटिफिकेशंस को रिलाई नोटिफिकेशंस पे करें और जो सब इंस्ट्रक्शंस आपके इंस्टीट्यूट द्वारा, आपके ऑफिस द्वारा जो दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है। जस्ट ऑलराउंडर क्लासेस एक एसएस एग्जाम्स को प्रिपरेटरी पेड क्लास के रूप में आपके साथ सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको ये क्लास कैसे तैयारी करना है प्री की, उसके बारे में आपको ये बताने जा रहे हैं। एसएस का जो प्री का एग्जाम्स है वो इस बार जो सेंट्रली एग्जाम्स होगा तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अब ये एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। एमसीक्यू पैटर्न का मतलब ये हुआ कि आपको कंप्यूटर्स बेस्ड तो एग्जाम नहीं होगा, पेपर पेंसिल एग्जाम ही बेस्ड होगा। या तो ओएमआर सीट पे एग्जाम कराया जाए या फिर आपको टिक मार्क ऑप्शन से या क्रॉस मार्क्स ऑप्शन से ये पेपर पे आपका एग्जाम कराया जाए। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको ए बी सी डी में जो भी आपके आंसर का पैटर्न दिया गया होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे एग्जाम से पहले वो क्लियर किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको वो एग्जाम्स देना होगा। हाउएवर आपको जो पेपर वन है उसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट वन जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा। ये राइटिंग टेस्ट होगा, है ना। आपको अपने ही पेन से आपको नोटबुक, आपको आंसर शीट दिया जाएगा। उस पे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो लिखना होगा। टाइपिंग नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट के रूप में। जबकि एसएस का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपको टाइपिंग्स करनी पड़ती है। तो टाइपिंग के लिए वो सिस्टम में ही, जिसको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो टाइपिंग करनी पड़ती है क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर इनेबल्ड होता है। लेकिन आपके लोकल रूप में ये एग्जाम होने जा रहा है। सभी सभी ऑफिसेज का एग्जाम, अब जो भी फील्ड ऑफिसेज हैं वो उनके ही द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। पेपर केवल हेडक्वार्टर ऑफिस से आएगा। ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर पेपर मतलब कि सभी फील्ड ऑफिसेज के लिए पेपर एक जैसा ही होगा। और आपको जो लोकल अथॉरिटीज होंगी, जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होगी, वो आपको टाइपिंग के लिए अलग से कोई कंप्यूटर सभी कैंडिडेट्स को नहीं देंगे। वो आपको राइटिंग पेपर पर ही करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो दूसरा पैटर्न होगा, मतलब पेपर वन का पहला पार्ट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसको लिखना होगा। और पार्ट बी जो पैटर्न होगा, जिसका टाइटल होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपको एमसीक्यू पैटर्न में होगा। ठीक है ना। दूसरा जो पेपर होगा, क्योंकि इसके प्री के दो पेपर होने वाले हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चे कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूं मैं एजम्पशंस के बेस पे बता रहा हूं। मुझे कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ना हमारा कोई सेजी हेडक्वार्टर से कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है, ना हम कोई एसोसिएट हैं किसी ऑफिसर से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से। हम एजुकेटर हैं और एजुकेटर के बिहाफ पे चूंकि हमारा ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को एग्जाम से पहले जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सिखा बता सकते हैं, वही हम कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। बाकी
हमारे तरफ से कोई इसका क्लेम नहीं कह सकता है कि एग्जैक्ट हम जो बता रहे हैं वही एग्जाम का पैटर्न होगा, बट संभावना ऐसी है कि पेपर ऐसे कंडक्ट हो। ठीक है ना बच्चे? बट आपको अपने ऑफिस से या हेडक्वार्टर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, वंस मोर मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब फिर से आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि पेपर वन में दो पार्ट होगा। पार्ट वन जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे होगा, मतलब हाथ से लिखना होगा इसका, और वो इंग्लिश या हिंदी में आप दे सकते हैं। मतलब लिखने का काम या हिंदी में लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो भी आप चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और ये दोनों, यदि आप इसको हिंदी में पेपर को ऑप्ट करते हैं तो ये पेपर इंग्लिश में देंगे कि नहीं देंगे, इसकी भी जानकारी आपको अपने डिपार्टमेंट से ही पता करनी पड़ेगी। आप जैसा भी तैयारी करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तैयारी हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, जो भी करेंगे, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एमसीक्यू पैटर्न हो जाने से आपका राइटिंग स्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो संविधान के में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन केवल इतना होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं कैसे पहले करेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद से हम दूसरे पेपर टू की बात करेंगे। पेपर टू बिल्कुल ही एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और यदि वो गलत होता है तो -0.25 आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वो आप कितना मार्क्स स्कोर करते हैं वो एग्जामिनर अपने जो भी उनको मॉडल आंसर मिलता है उसके अनुसार वो चेक करके अपने डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला होगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको सही करने पर 1 मार्क्स और गलत करने पर -0.25 मार्क्स के हिसाब से, 0.25% के हिसाब से आपको ये कट कर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे अप्लीकेबल होगी। अब आपको एसएस का जो राइटिंग पैटर्न है इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक चीज आपकी देखी जाती है। आपका राइटिंग स्किल टेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट कहिए इस पेपर में पास होना मैंडेटरी है। इन दोनों पेपर को मिला के पास होना नहीं है, इसमें भी पास होना जरूरी है, इसमें भी पास होना जरूरी है। तो ये तो क्वेश्चन आप एमसीक्यू है, रट्टा मार के या कैसे भी ज्यादा क्वेश्चंस को आप पढ़ के अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपको फोकस ज्यादा करना पड़ता है। जबकि कैंडिडेट क्या करते हैं, इसको गारंटेड ले लेते हैं कि ये तो मैं लिख ही लूंगा, और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमने पहले ही बताया आपको, प्री इंपॉर्टेंट है मेंस से। तो अपनी सारी एनर्जी आपको प्री में लगानी है, और प्री के हर पॉइंट्स को, हर चीजों को ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी को, क्योंकि अब महीने दिन बच गए हैं, या कहिए कि आपका एक एक दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को तैयार करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। पेपर वन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें आपको नोटिंग या नोट ऑन फाइल एक पैटर्न हो सकता है। दूसरा हो सकता है डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर आपको लिखने का पूछा जा सकता है, या करेस्पॉन्डेंस लेटर पूछा जा सकता है। प्रेसी पूछी जा सकती है, एसे राइटिंग पूछी जा सकती है, ड्राफ्ट पैरा राइटिंग आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज पूछे जा सकते हैं। इतने पैटर्न आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पूछे जाने की संभावना है। तो इन सारी चीजों पे आपको अपना एक एक चीज को तैयार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पेपर टू है उसका नाम है सर्विस रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपको जो एक नया सिलेबस, न्यू सिलेबस पीसी4 है, उसमें का जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस एग्जैक्टली आपको पेपर टू के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, सर्विस रूल्स और रेगुलेशन में ये आपके टॉपिक कवर होने वाले हैं। आप एक बार जो सिलेबस पहले से अथराइज किया गया है पीसी4 का, न्यू पीसी4 का, उसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपका है, और वेटेज वाइज भी दिया गया है।
हालांकि जो प्री का एग्जाम होगा उसमें वेटेज दिया जाएगा इस तरह के, मतलब इतने क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाएंगे और इतने क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाएंगे। इस तरह का कोई अभी नोटिफिकेशन में बातें क्लियर नहीं है। फिर भी आप अपने तरफ से सभी टॉपिक को ठीक ठीक से तैयार करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक करके आपको फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि यदि आप पेपर वन का कम्युनिकेशन वाला करते हैं पोर्शन, तो आप कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपको तीन चार चीजों को बताया गया कि कम्युनिकेशन में प्रेसी राइटिंग आ सकती है। ज्यादातर क्या आने की संभावना होती है, वैसे तो पांच तरह की बातें होती हैं। एक पहला बात होती है डीओ लेटर लिखना, डीओ लेटर, है ना, या हिंदी में अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, डीओ लेटर, या फिर आपको करस्पॉन्डेंस लेटर, है ना, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस लेटर मतलब जो आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जिसमें आपका भेजने वाले का नाम और रिसीवर का नाम नहीं लिखा गया होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैटर ऑफिशियल ही होते हैं सारे मैटर्स। तो इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, डीओ लेटर या करस्पॉन्डेंस लेटर। दूसरा आपका होता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है सारांशीकरण। मतलब कि आपको टॉपिक दिया गया होगा, मान लो कि 500 वर्ड्स का कोई टॉपिक दिया गया होगा, उसमें से आपको बोला जाएगा कि प्रेसी राइटिंग लिखो। तो आपको लगभग 1/3 इसका करके प्रेसी यानी सारांशीकरण या समराइजेशन करना पड़ता है। और तीसरा जो आपका होता है वो ड्राफ्ट पैरा होता है। ड्राफ्ट पैरा, है ना, ड्राफ्ट पैरा, जिसको डीपी बोलते हैं। तो ये भी आपको कोई टॉपिक दिया गया होगा, कोई ऑडिट से रिलेटेड, या कहीं किसी इंस्टीट्यूट का डेटा होगा, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन लगाया गया होगा ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा, और उस पे ऑब्जर्वेशन को सही ढंग से कंप्लायंस नहीं किया गया होगा जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, तब ये ड्राफ्ट पैरा रेज हुआ होगा और ये हायर अथॉरिटी तक, ये साई लेवल तक ये बात गई होगी। और फिर कैसे वो प्रेजेंट करना चाहिए डीपी, इसके बारे में आपको राइटिंग स्किल्स द्वारा आपको प्रेजेंट करना होता है। तो ये तीन तरह की चीजें ऑलमोस्ट संभावना होती है आने की। चूंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, और अभी तक चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए एग्जैक्टली किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जहां तक संभावना बन रही है, इन सब तीन चीजों को तो बिल्कुल ही तैयार कर लेना चाहिए। चौथा चीज होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब कोई भी टॉपिक होगा उस पे आपको क्वेश्चन आंसर बने होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बने होंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा इसमें से ही पढ़ के। तो इस तरह के भी आपको राइटिंग स्किल इसके द्वारा भी चेक किया जा सकता है। ये आपके फर्स्ट जो पेपर है पार्ट वन, पेपर वन का पार्ट वन में ये सारी चीजें आपको तैयार करनी चाहिए। तो प्रेसी राइटिंग कैसे करना चाहिए इसमें लिख के दिखाया गया है। अब इसको मैं सारा नहीं पढ़ सकता हूँ, आप अपने से पढ़ लेना एक बार, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। मैं इसको स्लो मोशन में स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखने से अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब इसके अलावा प्रेसी राइटिंग के अलावा आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग का यानी डीओ लेटर लिखना या नोटिंग भी पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक नोटिंग कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यदि हमें तैयारी करनी है, मैं पहले ही बताया कि प्री की ऐसी तैयारी करनी है कि कोई प्री में फेल करने की संभावना बने ही नहीं, इसलिए आपको हर चीज जो भी संभावित चीजें हैं वो हमें तैयार कर लेना चाहिए। तो ये नोटिंग का आपको पैटर्न दिखाया गया है, कोई क्वेश्चन हो उस पे नोटिंग हमें कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है। और आपको स्केल पेंसिल लेके अपना अ, जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि वहां पे आपको चूंकि हार्ड पेपर पे आपको ये लिख के दिखाना है, तो प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए संभावनाएं होंगी। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करें और प्रैक्टिस करके जाएं। ये डीओ लेटर का है, हिंदी में भी लिखा गया है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आपको प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ना है और आपकी भाषा शब्दावली से फर्क पड़ना है। तो आप इंग्लिश में चाहें तो ये इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ का इंग्लिश लिखा गया है, और वही सेम चीज़ का हिंदी भी लिखा गया। इसके अलावा कोई लेटर पूछा जा सकता है,
ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। कोई गवर्नमेंट के पास कोई एप्लीकेशन लिखने का हो सकता है, दे दिया जाए, क्योंकि हमें प्री ऑक्युपाइड माइंड से नहीं जाना चाहिए कि यही मैं तैयार करके जा रहा हूँ, केवल डीओ लेटर, और डीओ लेटर आएगा या ऑफिशियल लेटर आएगा तो ही मैं लिख पाऊंगा। नहीं, कोई हो सकता है पर्सनल एप्लीकेशन लिखने को दे दिया जाए, या कोई कंप्लेन लिखने को दे दिया जाए, या कोई आपको अलग से किसी भी प्रकार का मीमो लिखने को दे दिया जाए। तो आपकी राइटिंग स्किल और फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप उसको किसी भी सिचुएशन में, कोई भी तरह का नया क्वेश्चन हो, उसको हैंडल कर सकें। और प्री ऑक्युपाइड माइंड से कभी भी नहीं जाना चाहिए बच्चों। ये कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं कभी कभी, वो ड्राफ्ट पैरा में डीओ लेटर लिख के आ जाते हैं, या फिर प्रेसी राइटिंग में ड्राफ्ट पैरा लिख के आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी हड़बड़ी में होने की वजह से इनसे ये गलतियां हो जाती हैं। इसलिए कूल माइंड होकर जाओ, कभी भी पहले से ही प्री ऑक्युपाइड माइंड में नहीं जाओ कि नहीं हमें तो यही चीज आता है, नॉर्मली यही चीज आता है, इस बार भी यही आएगा। नहीं, ऐसा कभी सोच के मत जाओ। सभी चीज पैटर्न को तैयार कर लो। डीओ लेटर ऐसे लिखता है, हाँ? डीओ लेटर में कभी भी सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं। हालांकि आप लोग कभी कभी डीओ लेटर ऑफिस में काम करते होंगे, तो आप लोगों को कभी कभी कहीं से डीओ लेटर आया होगा, उसमें सब्जेक्ट भी लिखा होगा, तो आप सोचेंगे कि नहीं कहीं से लिख के आया है वो सही ही होगा। ऐसा नहीं होता है। सब जगह से जो भी चीजें आती हैं, कई बार किसी को ठीक से फॉर्मेट का पता नहीं होता है, तो वो गलती भी लिख के आ जाती है। तो इसका मतलब नहीं कि किसी ने लिख के भेज दिया या किसी ने बड़े अफसर ने साइन कर दिया तो वो चीज सही ही है। ऐसा नहीं है ना बच्चे? कभी कभी आपका जो अ, आंसर लिखने का जैसे फाइल रेफरेंस नंबर आप देते हैं, फाइल रेफरेंस नंबर, तो फाइल रेफरेंस नंबर आपको लिखना चाहिए, फाइल रेफरेंस का नंबर, क्योंकि जब भी कोई डीओ लेटर इशू हुआ होगा, किसी न किसी फाइल से इशू हुआ होगा, तो फाइल नंबर या यहाँ पे डीओ नंबर ऐसे लिखेंगे ना। और आप अ, उसका जो भी रेफरेंस बनता होगा, रिलेवेंट रेफरेंस, वो यहाँ देना चाहिए। डेट देना चाहिए, है ना? डेट लिख के, जैसे 2025 का ही पेपर है तो 2025 यहाँ लिखोगे। मान लो जनवरी में होता है तो जनवरी लिख सकते हो। वैसे आपको डेट पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो ड्राफ्ट लिख रहे हो ना। जब तक साइन नहीं होगा उस ऑफिसर से जो इस लेटर को इशू कर रहे हैं, तब तक डेट तो एग्जैक्ट हम डाल ही नहीं सकते, है ना? और ये फाइल का रेफरेंस भी पूरा एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। तो हाँ, इतना आप यदि फॉर्मेट बना देते हो तो पता चल जाता है कि हाँ, आपको जब भी ये इशू करना होगा तो यहाँ पे भी वो चीज़ हमको भर के देना चाहिए। तो पेपर से जो एग्जामिनर हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो कैंडिडेट है उसको सब कुछ पता है कि क्या चीज़ें कहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे हाथ से लिखना होता है, क्योंकि ऑफिसर के पास जब भी पुट अप करते हैं, जिनको साइन करना होता है, वो अपने हाथ से ये पोर्शन और ये पोर्शन वो अपने हाथ से लिखते हैं, है ना? तो आप भी अपना जब भी यूज़ करो स्केल या पेंसिल या पेन, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़, दूसरा कलर लेके, मतलब कलर तो ब्लू ही लिखना चाहिए, ब्लू ही लेना चाहिए आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। लेकिन थोड़ा लिखने से आपको पता चल जाएगा, हो सकता है पेंसिल से यहाँ लिख दो इन चीज़ों को, तो इससे ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि हाँ भाई, ये जो राइटिंग ये पोर्शन और ये पोर्शन की होगी, वो एक्सक्लूसिवली वही ऑफिसर लिखते हैं जिनका ये लेटर हेड होता है। मतलब ये ऑफिसर, मान लो मिस्टर ए बी सी जो थे, उन्होंने ही ये लेटर लिखना है, तो उनके हाथ से ये दो चीजें लिखी जाएंगी, बाकी चीजें प्रिंटेड होंगी। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो बाकी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको मार्क्स पे, यदि आप सिंगल पेन ही यूज़ करते हैं एक ही तरह का, तो भी अच्छा है। बट रेड पेन कभी यूज़ नहीं करना, और जब तक अलाउड ना हो ब्लैक पेन भी नहीं यूज़ करना। नॉर्मली आप पेन ही यूज़ करो, लेकिन इटैलिसीज़ में लिख दो या कुछ इस तरह लिख दो कि ये थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये जो ऑफिसर यहाँ पे जो साइन करने वाले हैं, उन्हीं का होगा। और साइन भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे कोई सिग्नेचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ब्लैंक जगह छोड़ देना चाहिए, ताकि पता चले कि यहाँ पे फाइनली साइन करेंगे अधिकारी। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जो यहाँ पे इमेजिनरी पार्टिकुलर ये लिखते हैं एड्रेस, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये गलती आप मत करना। थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिस करने से ही आपको एग्जाम में गलती होने से बच सकते हो। नहीं तो अचानक ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि नहीं मैं तो एग्जाम में ही जाके सब सही कर लूंगा, मुझे सब कुछ आता है। कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना पेपर अच्छा नहीं करके आ पाते हैं। इसलिए आपको ऑलराउंडर्स की तरफ से सिंसियर एडवाइस है कि बच्चे एग्जाम को बहुत सीरियस लेना है, लेकिन प्री ऑक्युपाइड माइंड होके नहीं जाना है। बहुत कूल होके
बहुत ही शांत होकर अपने पेपर को देना है। ठीक है, तो ये कुछ ऑलराउंडर्स ने तैयार किए हुए हैं डीओ लेटर, इमेजनरी है और ये ऐसे है ना। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट पेपर के लिए बहुत, मतलब फर्स्ट पेपर का पार्ट वन के लिए बहुत जरूरी चीज है डीओ लेटर लिखना, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। और फिर इसी तरह और भी कोई करस्पॉन्डेंस हो, सर्कुलर हो, कुछ भी हो, पहले फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि ये रिटन एग्जाम होगा तो नेशनल एम्ब्लेम चाहो तो थोड़ा बहुत हाथ से बना दोगे, या कोई अपने ऑफिस का नाम, जिस ऑफिस से आप, जैसे तो ये एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, जिस ऑफिस का क्वेश्चन होगा या जहाँ पे लेटर लिखना होगा, उसको ध्यान में रखना कि कौन से ऑफिस का इमेजिनेशन करके क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि हेडक्वार्टर जब भी लिखेंगे तो वो सबको यदि एक पेपर होगा तो एक ही ऑफिस का नाम लिखे होंगे, और नॉर्मली आप लोग प्रैक्टिस केवल अपने ऑफिस के नाम पे करते हो तो वो गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए कभी भी प्री ऑक्युपाइड माइंड होके ना जाओ, सेंट्रली एग्जाम हो रहा है तो इसलिए ओपन माइंड होके जाओ, हर सिचुएशन, नए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार होके जाओ। ये सारा कुछ इसमें लिख के बताया गया है। और इसी तरह कोई भी चीज़ आ जाए तो आप हैंडल कर सको, प्रेस कंपनी का आ जाए, कोई एप्लीकेशन लिखने को आ जाए, कोई ऑफिस ऑर्डर बनाने को आ जाए, कोई रिक्विजिशन बनाने को आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आप सभी सिचुएशन में आप हैंडल कर सको। ठीक है बच्चों, तो मेन तो जो पार्ट वन का जो पेपर था उसका सिलेबस यदि इस लेवल तक आप तैयार कर लेते हो तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। और पार्ट पेपर वन का पार्ट बी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हमें विशेष रूप से पढ़नी चाहिए। हालांकि अ, किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना कवर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि सीएजी के एग्जाम्स में, अभी तक के एग्जाम्स में यही देखा गया है, जो मेंस एग्जाम्स में होते हैं, कि जो पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी से रिलेटेड हो या फिनेंशियल नेचर का हो, उसी पोर्शन को ये ज्यादातर क्वेश्चन टच करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जब भी आप क्वेश्चन को आप याद करते हो, पढ़ते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक को, तो देख सकते हो कि किस पार्ट में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और किस पार्ट में क्या क्या आर्टिकल नंबर है ना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किस आर्टिकल में कहा गया है, या बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की यदि एग्जिस्ट कुछ दूसरे स्टेट को मर्ज करना हो, या किसी एक स्टेट को फिर बाइफर्केशन करना हो, तो रीनेम करना हो, तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल 2 और 3 इस पोर्शन से रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज आर नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, है ना। फिर इसी तरह प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनके मिलिट्री पावर क्या है, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव का पावर क्या है, ये सब आपके यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं, है ना। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के आपको डिटेल में ये नहीं देखना है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कितने साल तक वो बने रहते हैं, ये सब सारी चीजें पूछने की गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप देने नहीं जा रहे हैं। मेन ये होता है कि सीएजी डिपार्टमेंट में जब आप ऑडिट करते हैं, या टैक्स टैक्स क्या कटा है, वो सही कटा है कि नहीं कटा है, टैक्स का डिवीजन सही हुआ है कि नहीं हुआ स्टेट्स में, या फिनांस कमीशन ने क्या-क्या रिकमेंडेशंस किए थे, या एफआरबीएम एक्ट में क्या-क्या बातें कही गई थी, जो सीएजी से रिलेटेड बातें होती हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन्हीं सब चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि ऑलराउंडर्स ने पेपर नहीं बनाए हुए हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि आपको क्या पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो ज्यादा संभावित चीजें होती हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं। आपके पास टाइम है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में कहा है तो पूछ सकते हैं, उनका हक है ना। तो उसके लिए हम भी आपको पहले से मना नहीं करते हैं कि आप मत पढ़ो, लेकिन जस्ट ये चीजों को थोड़ा फोकस ज्यादा करना, क्योंकि ये चीजें ज्यादा ही प्रोबेबल हो जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड, या हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड, ये सिर्फ आर्टिकल्स हैं, और इससे रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये पोर्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या पब्लिक अकाउंट, या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना, है ना। जीएसटी रिलेटेड ये वाला भी फोकस आपको ज्यादा करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिनांस कमीशन का ये भी है ना। और बाकी और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चीजों पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है। और सीएजी से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ये 148 से लेके 151 तक, 158 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको
जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख के वैसे दिखाया गया था एक बार। मतलब कि आपको भी ऐसे बना लेना चाहिए कि हमें क्या-क्या चीज़ें कवर कर लिया, किस-किस चीज़ में क्या है, क्योंकि कभी-कभी आर्टिकल पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल हमें याद रहना चाहिए। कभी-कभी आर्टिकल से भीतर से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें किससे पर्टेन करती हैं, इसमें क्या होता है, तो ये भी एक बार आप गो थ्रू करेंगे तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आपका पेपर दोनों ही आई थिंक पेपर 1 और पेपर 2 मैंने बता दिया। पेपर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बता दिया। अब पेपर 2 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये थोड़ा लेंथी सिलेबस है और ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड है बच्चे। ये पेपर 2 जो एसएस प्री के लिए जो रखा गया है, सेम टू सेम सिलेबस पीसी4 जो न्यू सिलेबस है, उसमें ये पोर्शन को कवर किया गया है। और ये बहुत ही लेंदी है, तो हमें सारा कुछ तो 1 महीने के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें विशेष पढ़ लेना चाहिए। देखो, आपको जॉइनिंग टाइम ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे। छोटा टॉपिक है, छोटी बुक है, इसको ज़रूर कवर कर लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएँगे, चूँकि छोटी किताब है और ये सभी क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो यहाँ स्कोरिंग आपकी अच्छी हो सकती है। तो एक तो ये जॉइनिंग टाइम रूल्स आपने बच्चे ज़रूर पढ़ लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके अलावा आप चाहो तो सीसीएस लीव रूल को भी एक बार ठीक से पढ़ लो। हालांकि इसमें लंबा चौड़ा क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन फिर भी सेकंड ऑप्शन इसको रखो। फर्स्ट ऑप्शन ज्वाइनिंग टाइम, ये इसमें से जो भी क्वेश्चन है आप सब सही कर दो, क्योंकि क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जो भी सॉलिड रूल्स हैं उसको एक बार पढ़ लोगे ठीक से, और उस पर आप एमसीक्यू जरूर कर लो बच्चे, है ना। एमसीक्यू जरूर कर लेना। और ये फिर आप सीसीएस लीव रूल सेकेंड पोर्शन पे रखो। इसके अलावा आपको कंडक्ट रूल से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक बार इसको भी कंडक्ट रूल्स को पढ़ लेना, ठीक है। और फिर जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स पढ़ लेना। ये आपके 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस में ही मैंने आपको बताया। फर्स्ट आप ज्वाइनिंग टाइम को दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा टॉपिक बट स्कोरिंग टॉपिक। दूसरा आप लीव को दो, लीव रूल वाले को। और तीसरा आप प्रोविडेंट फंड को दो, नहीं, इसको कंडक्ट रूल को दो। और चौथा प्रोविडेंट फंड को दो। हालांकि सभी सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरा जो मैं किसी को फर्स्ट कह रहा हूँ, हो सकता है जो पेपर बनाने वाला है उनको ये फर्स्ट ये नजर नहीं आए, कोई और फर्स्ट नजर आ जाए। तो हम तो जस्ट प्रोबेबल बता रहे हैं बच्चे, अपने अनुभव से और अपने विजन से। बाकी पेपर बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि ऑलराउंडर्स ने ही मुझे सजेस्ट किया था। मैं फ्री का सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको अपने हिसाब से कर लो। बट ये करने से ज़्यादा स्कोरिंग करने की संभावना है। कम दिन आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि इसी महीने आपका पेपर होना है, और इस महीने में पूरी आपकी तैयारी भी कर लेनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इसलिए इम्फेसाइज किस पे करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आपको ये है, तीनों चीज़ें हैं, जीएफआर है और रिसीट एंड पेमेंट रूल्स हैं। तो एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि ये मोटी-मोटी थोड़ी-सी किताबें हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय लगाओगे तो फिर और पेपर के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बार इसको पढ़ के फिर एमसीक्यू इस पे आप लगा लो बच्चे, ठीक है? तो ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जीएफआर भी हो जाएगा, और ये भी छोटी किताब है, इसको पढ़ के आप इसका एमसीक्यू एक बार लगा लो, तो ये कवर अप हो जाएगा। अब मेन पोर्शन जो आता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका सिविल अकाउंट्स वाला पोर्शन होता है, जिसमें ये गार है। हालांकि बुक ये भी छोटी है, इस पे ज़्यादा फोकस करो। इसमें बहुत कम रूल है, जीएफआर और रिसीट एंड पेमेंट के तुलना में देखें तो इस पे फोकस बहुत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछना जागने की संभावना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है, ये बुक है। इसके अलावा अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि यदि आपके समझ में आ सकती है तो देख लो, क्योंकि ये थोड़ी प्रैक्टिकल बुक है। ये प्रैक्टिकली काम करने वालों को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। और चूंकि ये सिविल अकाउंट्स और सिविल ऑडिट दोनों बच्चों के लिए एक ही पेपर है, तो वो ये पूरी की पूरी ए एंड ई डिपार्टमेंट में जो एजी है, वो काम उनके लिए बुक होती है ये। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल बुक हो जाती है। यदि जो काम किए होंगे उसको जल्दी समझ में आएगी, नहीं तो
कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है ना। फिर भी आपको ये देखना चाहिए। और लिस्ट ऑफ मेजर हेड एंड माइनर हेड जो बुक है, उसके स्टार्टिंग के कुछ 10-15 पेज तक आपने जरूर पढ़ लेना है बच्चे। पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत मोटी किताब होती है, ये आप पढ़ लो। और सीएजी का मैनुअल ऑर्डर, ये बुक जो है वो ये भी थिक बुक है और टाइम टेकिंग है। तो आप इसको जो चैप्टर्स आपको समझ में आते हैं वो पढ़ लो, और जो नहीं आते हैं उसको छोड़ दो। मेन आपका यहाँ पर आता है ये बुक। ये छोटी बुक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे सिविल अकाउंट्स के बच्चे हों, क्योंकि ये वाली बुक नॉर्मली जो ए एंड ई के लिए होती है, ये भी ए एंड ई के लिए ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑडिट से रिलेटेड बातें हो जाती हैं, क्योंकि जो भी ए एंड ई के तरफ से ये फाइनेंशियल फिनांस अकाउंट्स और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसकी ऑडिट होती है ए एंड ऑडिट ऑफिस में। एजी ऑडिट इसको ऑडिट करते हैं, इसलिए इस बुक पे दोनों का कंट्रोल होना चाहिए। और इस ये बुक इसकी तुलना में थोड़ी पतली है। ये बुक 21 चैप्टर्स इसमें है, थोड़ी है, इसमें केवल 2 ही चैप्टर्स हैं बच्चे, है ना, ठीक है। और ये फिनांस अकाउंट्स और प्रिपरेशन अकाउंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 22 स्टेटमेंट्स अभी हैं, फिर अपेंडिसेस हैं, ये उसको आपको तैयार करना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए आप इस बुक को ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। सिविल अकाउंट्स मैनुअल में आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, ये बहुत मोटी किताब है और प्रैक्टिकल किताब है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, ये क्या है, पेंशन से रिलेटेड चीजें हैं, इनको आप यहाँ से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरू शुरू के कुछ जो चैप्टर्स ये बोल रहे हैं कि जैसे पैराग्राफ चैप्टर नंबर 1 का पढ़ लो, फिर चैप्टर नंबर 4 का पढ़ लो, जैसे इन्होंने कहा भी है कि हम इन इन चैप्टर से पूछ सकते हैं, तो ये तो हमें देख ही लेना चाहिए। लेकिन चैप्टर 7 इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये जरूर आप पढ़ लो। और ये अपेंडिक्स भी, ये भी आप पढ़ लेना। तो ये पूरी किताब आप ना पढ़ के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही पढ़ो। चैप्टर 7 को सबसे इंपॉर्टेंट समझो, चैप्टर 8 को उसके बाद इंपॉर्टेंट समझो, और अपेंडिक्स बी को भी आप, चैप्टर 4 का जो अपेंडिक्स बी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जरूर पढ़ लेना बच्चे, ठीक है। अब मेन जो आपका चैप्टर जहां से कठिनाई शुरू होती है वो है सीपीडब्ल्यूडी। ये क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट है, इसको आपको कवर करना महीने दिन के अंदर में खत्म नहीं हो सकता है, ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करें फिर इसके लिए, इसका हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ लें बच्चे, जो गवर्नमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कैसी होती है, हालांकि जो आप गार पढ़ते हैं गार में चीजें कवर की गई होती हैं, बट फिर भी आप एक बार अपने से चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पढ़ लो, क्योंकि वो फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि मैंने ये भी किताब पढ़ी हुई है, ठीक है। इसमें से कुछ डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, जो सीपीडब्ल्यूडी की बुक जो है उसके डेफिनेशंस कुछ होते हैं, 66 डेफिनेशन करीब हैं। उसमें से कुछ जो आपको लगते हैं कि ये मेरे लिए जानने योग्य हैं, तो आप उसको पढ़ लो। हालांकि 66 में से कौन पूछेगा क्या पूछेगा एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, लेकिन जो पहले आपको समझ में आता है उस पर अपना कंट्रोल कर लो। यदि 66 का 6 कर लिए तब तो 66 का 66 पूरा ही कर लेते तो बहुत अच्छा है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो जो समझ में आता है वो आप कर लो, जैसे स्पेशली इशू रेट क्या होता है ये कर लो, है ना। इशू रेट किसको कहते हैं, ये 3-4 बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना होती है। तो डेफिनेशंस जो होते हैं वो जरूर आप कर लो इसका। इसके अलावा चैप्टर 6 करना चाहते हो कि जो कैश होता है, सीपीडब्ल्यूडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर 6 पढ़ लो, चैप्टर 7 पढ़ लो, चैप्टर 10 पढ़ लो बच्चे, है ना। ये 3 चैप्टर्स एक बार आप ठीक से पढ़ लो। इसमें एक चैप्टर नंबर 8 जो है वो ट्रांसफर एंट्री है, इसमें से भी ये छोटा चैप्टर है, इसमें से आप 1-2 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत सारे इसमें से जो 24 चैप्टर हैं, 24 चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसका एमसीक्यू जरूर लगा लो, उसके बाद जो समझ में आ जाए उसका एमसीक्यू लगा लो, है ना। नहीं तो इस किताब को पूरे पढ़ेंगे तो और सब किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जितना संभव हो सके वो पहले इस चैप्टर को, 3-4 चैप्टर को आराम से डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यू जो आपको कहीं से भी मिलते हैं उस एमसीक्यू को लगा लो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्म्स, जो फॉर्म्स होते हैं 99 फॉर्म्स हैं करीब, सीपीडब्ल्यूए के फॉर्म, सीपीडब्ल्यूए के फॉर्म, सीपीडब्ल्यूए 1, सीपीडब्ल्यूए 2, ऐसे करके जो फॉर्म
99 तक फॉर्म है उसको आप एक बार, या 97 तक है, जो भी फॉर्म आपको है वो आप याद कर लो इसको। तो फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो कैश बुक का फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म नंबर होता है, तो वो आप याद रहेगा तो आप बता दोगे। तो इसलिए फॉर्म्स भी एक बार पढ़ लेना इसका। इतना ही इसमें कवर करो, बहुत ज़्यादा टू मच डिटेल में नहीं जाओ। इसके अलावा बच्चे अभी ये भी इम्पोर्टेंट होने लगा है, एमएसओ का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। सीपीडब्ल्यूडी में जो फॉरेस्ट से और सीपीडब्ल्यूडी से रिलेटेड चीजें हैं, वो चैप्टर नंबर एमएसओ 1 का, वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8 और 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो ही चैप्टर की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे ये चैप्टर आ चुका था कि हम ये आपका एमएसओ वॉल्यूम 1 का हम पूछेंगे, तो 21 चैप्टर है, इतना तो आप कवर नहीं करोगे, तो कम से कम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इसी का है, आप इसको एक बार कर लेना। और बुक्स ऑफ फॉर्म्स मैं आपको पहले ही बता दिया कि बुक्स ऑफ फॉर्म्स जो इसी का चैप्टर का नाम है, जो आपका ये बुक 7 नंबर पे जो है सीपीडब्ल्यूए कोड, इसमें से ही ये पढ़ते पढ़ते ही बुक ऑफ फॉर्म्स आ जाते हैं। यही मैं सीपीडब्ल्यूए 1 से सीपीडब्ल्यूए 97 तक जो मैं बोल रहा था कि फॉर्म नंबर याद कर लेना, वो यही कह रहा था। ठीक है ना। एमसीक्यू उसके बाद आप लगाना शुरू करो, 10 दिन तक किताब पढ़ लो और फिर उसके बाद से एमसीक्यू लगाना शुरू कर दो, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने आपको बता दिया, और हमारी तरफ से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। ऑलराउंडर्स की तरफ से आपको विशेष विशेष पास होने के लिए एडवांस में बधाइयां। आप अच्छे कैंडिडेट हो, मेहनत करोगे और मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है। बाकी ऑलराउंडर क्लासेस एक पेड क्लास है, हमारी क्लास शुरू हो रही है 1 जनवरी 2025 से। जिस कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप ऑलराउंडर क्लास ज्वाइन करके ही अपना प्री का पेपर क्लियर करोगे, आप मेहनत करके स्वयं से भी आप बच्चे पढ़ सकते हैं और पास हो जाएंगे। तो हमारी शुभकामना उन सभी बच्चों के लिए जो अपने आप से भी तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने आप से कर लें, या ऑलराउंडर्स के सपोर्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर्स के सपोर्ट से कर लें। ऑलराउंडर्स के पास बच्चे पीडीएफ मटेरियल मिलता है, पीडीएफ में मटेरियल्स मिलता है, आपको वीडियोस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं सभी टॉपिक्स पे। एमसीक्यू तो अलग से पीडीएफ में नहीं मिलता है, लेकिन ऑलराउंडर्स की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको सभी टॉपिक पे आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन, वो सारे उसमें सीबीटी लेवल पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो आप चाहोगे, ये पेड क्लास है तो उसको कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का जो बुक्स हैं जैसे सीपीडब्ल्यूए कोड की बुक है उसको आप ले लो, या फिर जीएफआर बुक है ना, नेट पे अवेलेबल है, वहां से ले लो, या जो भी गार की बुक है, रिसीट एंड पेमेंट की बुक है, ये सारी बुक्स आप लेके अपने से सेल्फ प्रिपरेशन करो। और जहाँ पे भी आप बुक्स मान लो यदि आप प्रिंट करा लिए हो, तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लिया करो कि ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है, इसका मीनिंग ये है, तो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो एग्जाम्स के दिन क्या होता है कि हम सारी किताबें पढ़ पढ़ के एक बार जाना चाहिए, और इतनी ज़्यादा ही वॉल्यूम में किताबें हैं कि हम सभी पढ़ नहीं सकते, इसलिए जब भी पढ़ो हाइलाइटर अपने पास रखो, और या तो रेड पेन अपने पास रखो, उस किताब को उस पॉइंट को, या उस जो फॉर्म्स नंबर हैं, या जो कुछ भी आपको लगता है पढ़ते पढ़ते कि ये चीज तो पूछी जा सकती है, क्योंकि आप डबल ओ बनने वाले हो, आपको खुद ही ऐसा महसूस होता होगा क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो कि ये चीज तो अच्छी चीज है, जाननी चाहिए, और वो आप खुद ही उसको अंडरलाइन कर लो। पहले से जो चीजें अंडरलाइन यदि किसी किताब मिल जाए जो पहले से पढ़े हुए हैं तो वो भी अच्छा है, नहीं तो आप खुद ही अपना प्रिंट करते हो तो कर सकते हैं। और जब भी जैसे पेपर 1 की आप तैयारी करते हो बच्चे, तो इसमें आप अपने किसी सीनियर से, या जो आपसे जो जिनकी इंग्लिश अच्छी हो या जिनको राइटिंग स्किल आपसे अच्छा है, उनसे अपना पेपर एक दो बार जरूर चेक करा लो, क्योंकि आपका एक दो जो कमी होगा वो बिना किसी मेंटर को दिखेगी नहीं। अपनी कमी नॉर्मली अपने आप को नहीं दिखती है। हम सब सोचते हैं कि हम अच्छा लिखते हैं या हम अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट करते हैं किसी को, तो ही हमारी गलती दिखने को आती है। तो किसी अपने सीनियर से, या आपके घर में ही कोई आपसे सीनियर हो, तो उनसे दिखा के आप चेक करा लो कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, क्या क्या गलतियां हो रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही हैं, एक बार जरूर चेक करा लो बच्चे। फाइनली बिना किसी तैयारी के एग्जाम में मत बैठना, नहीं तो वो रिस्की हो जाता है।
और प्रैक्टिस करना हो ऐसे राइटिंग वगैरह का, तो सबसे पहले छोटे-छोटे पॉइंट से प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी भी अचानक बहुत लेंथी सेंटेंस लिखने के चक्कर में या बहुत ही हाई-फाई इंग्लिश लिखने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डिमोरल हो जाते हो। इसलिए स्टार्टिंग छोटे से करो, छोटे-छोटे रूप में, और किसी से ज़रूर चेक करा लिया करो। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।